हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं जिसमें आपका फिजिक्स का टॉपिक आज स्टार्ट होगी और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में ये बोला जाता है कि जब किसी कंडक्टर से चार्ज का फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तब हम बोलेंगे कि वहाँ करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो हो रही है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फ्लो ऑफ चार्ज है। जब किसी कंडक्टर से चार्ज का फ्लो होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I = Q/T होता है, ये हम सब जानते हैं। क्लियर? तो अब देखें कि हम इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ समझने के लिए दो तरह का डिवाइड करेंगे। एक होगा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा होगा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जब किसी सर्किट से करंट का फ्लो होता है, क्लियर, तो किसी न किसी पार्टिकुलर टाइम पर जब हम करंट की वैल्यू मेजर करते हैं, है ना, तो उस करंट को इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। क्लियर? किसी पार्टिकुलर टाइम पर, फिक्स टाइम पर अगर करंट हम मेजर करें कि इतना टाइम पर करंट कितना फ्लो कर रहा था सर्किट से, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन एक टाइम इंटरवल के अंदर हम करंट का वैल्यू मेजर करते हैं। टाइम इंटरवल इन द सेंस ये, जैसे मान लीजिए कि 10 बजे से 11 बजे के बीच कितना करंट फ्लो कर रहा है या कर रहा था, तो उस करंट को बोलेंगे एवरेज करंट। तो यहाँ हम दो तरह का करंट सीखेंगे, एक होगा इंस्टेंटेनियस करंट, एक होगा एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट में बोला जाता है कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में आप देखें कि हमने एक कंडक्टर लिया है और एक कंडक्टर में आप जानते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो भी हम चार्ज का फ्लो सीखेंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्लो सीखेंगे। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि नहीं, इस डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में क्यों फ्लो कर रहा है, इसका रीज़न समझे आप। हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में बैटरी कनेक्ट किया। दिस इज अ बैटरी, ये मेरा बैटरी है। क्लियर? हमने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट किया। तो बैटरी के पास होती है एनर्जी। बैटरी के पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का नाम है केमिकल एनर्जी। बैटरी के पास केमिकल एनर्जी होती है और हमको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हमको जो बैटरी से एनर्जी मिलता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो अब देखिए, जब एनर्जी हमको मिलती है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती कहाँ है और कौन लेकर जाता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को लेकर जाते हैं, यानी कि ढोने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ढोने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस सर्किट में हमने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, कुछ इस तरह से, है कि नहीं, बल्ब लगा दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एनर्जी को लेकर आएगा और इस बल्ब को देगा, तो बल्ब क्या होने लगेगा, लाइट अप होने लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तब तक सर्किट में कनेक्टेड जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे फैन, बल्ब, जनरेटर या और भी जो भी चीज़ें होती है, वर्क नहीं करेगा। या इलेक्ट्रिक मोटर या रेफ्रिजरेटर, क्लियर, वर्क नहीं कर पाएगा, उसको एनर्जी देना ही पड़ेगा। क्लियर? फिर आप देखें कि जैसे हमने बैटरी यहाँ जोड़ा तो इसको एनर्जी मिलने लगा। तो बैटरी जोड़ने से ये टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव का काम करेगा, यहाँ ये निगेटिव का काम करेगा। तो इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड यहाँ देखिए सब चार्ज आ जाएंगे। हमने भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर दिखाया है, लेकिन रियली में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड जनरेट हुआ है ना। तो कंडक्टर के इनसाइड जनरेट हुआ, देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी। ये बैटरी द्वारा जनरेट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसके अंदर जो है हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स है।
तो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब किसी भी नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ एक फोर्स लगता है। इस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q इंटू ई, है ना, कुछ इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं Q इंटू ई। क्लियर? तो अब आप देख सकते हैं कि इस पर भी फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने के कारण कंटिन्यूअसली इस इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने के कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है किधर, तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर? लेकिन जो करंट का फ्लो होगा वो करंट का फ्लो आपका पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होगी। क्लियर? तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता हुई, और वो एनर्जी हमको एक बैटरी दिया, और बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्टेन डायरेक्शन दिया, एनर्जी के देते हुए एक सर्टेन डायरेक्शन उसको फ्लो कराया, जिसके कारण वहाँ करंट हमको मिला। और उस करंट को निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट की फार्मूला होती है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू होता है टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, एंड डेल्टा टी इज द टाइम टेकन। तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपन डी टी। तो इस फार्मूला का यूज हम तभी कर सकते हैं जब चार्ज जो है टाइम का फंक्शन में हो, यानी कि जब चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में वैरी करेगा, उस केस में हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। फिर आता है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है कि जब आप बैटरी उसमें जोड़े, तो बैटरी को जोड़ने के बाद चार्ज का तो फ्लो होना शुरू हुआ होगा। तो चार्ज का जब फ्लो होना शुरू हुआ है, तो मान लीजिए 1 मिनट या 2 मिनट में कितना चार्ज फ्लो किया, तो जितना चार्ज फ्लो किया वो जो टाइम लगा वो डिवाइड कर देंगे, तो मेरा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा। यानी कि एवरेज इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर एंड टाइम टेकन। क्लियर? तो उसको फ्लो करने में जो टाइम लगा उसे हम लोग टोटल चार्ज में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला आता है क्या, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। क्लियर? तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो यहाँ दो फॉर्मूला हम लोग सीखे, एक इंस्टेंटेनियस का और एक एवरेज का। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म चार्ज का फ्लो हो, यूनिफॉर्म चार्ज का फ्लो होने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई कंडक्टर आप ले रहे हैं और कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हो रहे थे, जैसे देखिए हमने क्या किया था कि हमने कंडक्टर लिया और कंडक्टर को हमने यहाँ देखिए बैटरी के साथ इस तरह से हमने कनेक्ट किया था, ऐसे बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसके पास भी प्लस चार्ज आया, यहाँ भी माइनस चार्ज आया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो भी चार्ज मूव कर रहा था अगर इसके मैग्नीट्यूड में वैरी नहीं करता है, बैटरी लगाने के बाद इससे जो करंट का फ्लो हो रहा हो एक समान हो रहा हो, चार्ज का फ्लो अगर एक समान हो रहा हो, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज फ्लो हो रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो हम उस केस में फॉर्मूला यूज करेंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब सोच के देखो कि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n मेरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी है E, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया होगा, तो टोटल चार्ज फ्लो किया NE, कितना टाइम में, T टाइम में, तो हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं NE बाई T। क्लियर? अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि देखिए इस स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होता है, दोनों होता है, मतलब दोनों के होने के बावजूद भी स्केलर होता है ये। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसको कुछ लोग टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं, है ना, इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हो, है ना, टेंसर क्वांटिटी। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में है टेंसर, तो टेंसर आप उसमें टिक आउट कर सकते हो। तो यहाँ देखो ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ इसके पास होता है। डायरेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखें कि
इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और एम्पियर कूलम पर सेकेंड के इक्वल होता है। आप देखो कि हमने यहाँ फॉर्मूला सीखा I = Q/T। अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट चाहिए तो चार्ज की एसआई यूनिट और टाइम की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड होती है, तो कूलम पर सेकेंड हुआ और कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर लिखते हैं। देखो आप, तो एम्पियर = कूलम पर सेकेंड। तो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट कूलम पर सेकेंड या एम्पियर हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखें, अब आगे जो मेरा टॉपिक है कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होती है, ESU पर सेकेंड। ESU पर सेकेंड। ESU का मतलब क्या हुआ, देखिए ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्टैट कूलम। स्टैट कूलम। क्लियर? आप इसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हो, अगर नहीं तो आप यहाँ सीख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को या स्टैट कूलम कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट कि 1 एम्पियर अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने बैटरी कनेक्ट किया इस तरह से। बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमने क्या पाया कि करंट का फ्लो जो हो रहा है वो 1 एम्पियर हो रहा है। तो अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब हुआ कि 1 कूलम/1 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 1 सेकेंड में इस सर्किट में 1 कूलम चार्ज का फ्लो हुआ है। और 1 कूलम चार्ज में आपको हम बता दें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज का फ्लो होना ही 1 एम्पियर कहलाता है। और 1 कूलम का मतलब हुआ कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो वही यहाँ लिखा गया है कि अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग ये समझेंगे कि उस कंडक्टर से या उस सर्किट से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की इसमें फ्लो हो रही है। अब देखें, अब है कि करंट की डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड करेंगे। करंट की डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप देखें कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। I फॉर करंट है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में होती है। और यहाँ भी देखें कि करंट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है और फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होती है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। आप इसे ऐसे देखो, एकदम बेसिकली जो हमने सीखा है ना उसी के आधार पे इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप समझ रहे हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आप ले लो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट की, दिस इज ए पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आप देख रहे हो कि ये जो निगेटिव टर्मिनल है इस सरफेस से कनेक्टेड है, तो यहाँ तो ये सब निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ये सब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके अंदर जनरेट होगा कुछ इस डायरेक्शन में, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम बात करें, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा और उधर ही वो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। अब सोच के देखो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना चाहिए, क्योंकि उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऐसे करंट का फ्लो होगा। आप देखो ऐसे करंट का फ्लो होगा, तो करंट की डायरेक्शन इधर है ना, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव है। आप देखें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव है, यानी कि हायर पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल को आप बोल सकते हो HP, HP बोले तो हायर पोटेंशियल, और निगेटिव को बोल सकते हो आप LP, LP बोले तो लोअर पोटेंशियल। LP का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल।
HP का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है बट निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बात हमने यहाँ सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। क्लियर, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की होता है। जैसे देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल इज द लोअर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए इधर से इधर हो रहा है ना, तो लोअर टू हायर हम ये यहाँ सीख रहे हैं। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। अब कोई भी कंडक्टर ले लो, आप कोई भी ले लो कंडक्टर, किसी भी मटेरियल का बना हुआ कंडक्टर आप ले लो इस तरह से, जैसे ऐसे कंडक्टर आप ले लो, है कि नहीं। जितना चार्ज इसके अंदर एंट्री करे, जैसे मान लीजिए कि 4Q चार्ज एंट्री किया तो 4Q चार्ज इससे बाहर भी निकलेगा, तो नेट चार्ज यहाँ कितना हो जाएगा। आप देखो तो नेट चार्ज की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, जीरो। जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज आ रहा है, सेम फंक्शन है, सेम चीज़ है, वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। आप देखें कि 4Q एंट्री कर रहा है, 4Q बाहर जा रहा है, तो नेट चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, देखें आगे कि अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है इस तरह से, ठीक, इस तरह से कंडक्टर है, अलग अलग कंडक्टर लिए, तीनों को हमने जोड़ दिया। ये जो छोटा वाला कंडक्टर है इससे करंट का फ्लो हो रहा है I1, छोटा वाला कंडक्टर से करंट का फ्लो I1 हो रहा है, इससे करंट का फ्लो I1 हो रहा है, इससे करंट का फ्लो I2 हो रहा है और इससे करंट का फ्लो I3 हो रहा है। तो हम बताना ये चाहते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए इसका सबका अलग अलग है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबका अलग अलग है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होने से इसके करंट के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्रॉस सेक्शन एरिया को अलग होने से इसके करंट के फ्लो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर वह सेम मटेरियल का कंडक्टर है। ये तीनों सेम मटेरियल का कंडक्टर है, एक ही, अगर मान लीजिए कॉपर का है, ये भी कॉपर का होना चाहिए और ये भी कॉपर का होना चाहिए, यानी कि सेम मटेरियल कॉपर में होना चाहिए कंडक्टर, तो इसके करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज, यानी कि जब हम चार्ज को ट्रांसलेटरी मोशन देते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन इन द सेंस ये होता है कि उस चार्ज को जब किसी स्ट्रेट पाथ पर या रेक्टिलिनियर मोशन में उसको जब रखते हैं तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होती है। क्लियर, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि n चार्ज पार्टिकल्स है, n चार्ज पार्टिकल, n जो लिखा गया है आपका है n चार्ज पार्टिकल्स है और हर चार्ज की वैल्यू स्मॉल q है एंड पास थ्रू द कंडक्टर और गिवन एरिया इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, मतलब उसकी जो गिवन जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, एरिया यहाँ ए गिवन है। क्लियर, कुछ इस तरह से है। देखिए, तो अगर मान लीजिए वही सेम कंडीशन है जो हमने डिस्कस किया अभी कि कोई कंडक्टर है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, कोई कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, V वोल्ट की बैटरी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, n है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी होती है, E के बराबर, यानी कि 1 E की वैल्यू जो होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो ये मेरा होगा टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इक्वल टू n × E, कितना टाइम में फ्लो कर रहा था, t टाइम में, तो NE/T। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, I = NQ/T या NE/T। क्लियर। अब देखें, अगर मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएं, क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में क्वेश्चन पूछने का मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स n है, हर चार्ज की वैल्यू q है और जिस एरिया से वो पास कर रहा है उस एरिया की मैग्नीट्यूड a है।
क्लियर। तो उस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे देखें, ये मेरा एक कंडक्टर है, कंडक्टर में ये पॉजिटिव चार्ज हमने शो किया है, सब पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये निगेटिव चार्ज होता, अगर ये निगेटिव चार्ज होता, जैसे मान लीजिए कि सब हम निगेटिव चार्ज अगर यहाँ मानते, क्लियर, तो सब निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग इधर माने हैं, क्लियर। पॉजिटिव चार्ज को इधर फ्लो होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, क्लियर। यानी कि अगर पॉइंट इसको ए मानते हो, इसको बी मानते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए टू बी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो बी टू ए होगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी होती है? ई। कितने एरिया से पास कर रहा है? ए से, तो एन ई ए हम यूज कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और अच्छे से इसको आप सोचना चाहो, समझना चाहो, तो देखो आप यहाँ ये यूज कर सकते हो। ये कंसेप्ट का कंसेप्ट ये है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज मेरा यहाँ कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ स्मॉल एन दिया हुआ है, क्लियर। और आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं? एन क्यू ए। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब ये बोले कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी नंबर एन है और जिस एरिया से पास कर रहा है उसकी एरिया ए है, लेकिन पर सेकेंड में पास करना चाहिए। कितने सेकेंड में? पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में। ऐसा कंडीशन अगर आता है तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। अब देखें, इफ देयर आर n चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम each having a charge q and moving with the velocity v, the current through cross sectional area is, तो करंट कितनी फ्लो करेगी? तो देखें आप, करंट का जो फ्लो होगा वो होगा एन क्यू ए वी। इसको समझना है। हमने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को आप देखें कि हमने एक बैटरी से यहाँ कनेक्ट किया है। देखिए यहाँ हमने बैटरी से कनेक्ट किया इस कंडक्टर को, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है। करंट का फ्लो तो ऐसे ही होने वाला है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट का फ्लो होता है। अब देखिए, जब यहाँ हम बैटरी कनेक्ट कर दिए तो इस दोनों टर्मिनल, यानी कहो कि इस दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ देखिए आप पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव शो कर रहा है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस फोर्स कंटिन्यूसली लगता रहेगा जब तक इसमें बैटरी हम कनेक्ट करके रखेंगे, तो बैटरी कंटिन्यू इसको एनर्जी देता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता रहेगा, क्लियर। तो जो n की वैल्यू है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? n। लेकिन n जो है स्मॉल n टोटल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। स्मॉल n वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को। याद रहे, n रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कि स्मॉल n इज इक्वल टू क्या है? तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हमको निकालना रहे, अगर हमको नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालना हो तो क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालने के लिए स्मॉल n में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम कितनी है? तो देखिए एक तरह का सिलेंडर दिख रहा है कंडक्टर, तो सिलेंडर के एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो ये आपका बेस होगा और ये आपकी हाइट होगी। तो बेस के एरिया को a माने हैं, हाइट को l माने हैं, तो आ जाएगा NaL। दिस इज अ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू दी कंडक्टर। कितनी? NaL। बहुत बढ़िया। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितनी? टोटल चार्ज कितनी होगी? Q इज इक्वल टू NE होता है। तो n की वैल्यू हमने कितना निकाला है? NaL इंटू ई तो चार्ज को शो कर रहा है, तो चार्ज की जगह पर हम यहाँ Q रख सकते हैं। अब बताइए, इसलिए करंट की वैल्यू क्या होगी? तो करंट की फॉर्मूला होती है Q बाई T। आपने Q की वैल्यू कितनी निकाल रखी है? NaLQ, NaL स्मॉल q डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम तो t। अब देखिए L बाई टी, L क्या है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन कवर कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा डिस्टेंस कवर कितना किया गया? L, और टाइम कितना लिया है? t। तो L बाई टी क्या हो जाएगा? स्पीड। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? तो
वी क्यू, वी को हम L/T को हमने यहाँ v लिखा है क्योंकि L डिस्टेंस है और T टाइम है। तो v किसकी स्पीड है? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के वेलोसिटी को हमने क्या माना है? v माना है। क्लियर? तो इस तरह से हम इस फार्मूला को याद रखेंगे NAVQ। तो ये जो मेरा फार्मूला है, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का वेलोसिटी के टर्म में। इस वेलोसिटी का एक नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का एक नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जैसे देखिए टाइप्स ऑफ करंट, अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट जो है वो दो तरह का होता है, एक अल्टरनेट करंट, एक डायरेक्ट करंट। वैसे होता तो बहुत टाइप का है ना, हर तरह, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ, इंड्यूस करंट हुआ, कन्वेंशनल करंट हुआ, है ना। तो बहुत सारे करंट होते हैं। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट करंट जिसके बारे में हम लोग बेसिक सीखेंगे, इस पर एक चैप्टर ही है, अल्टरनेट करंट का एक चैप्टर ही है जिसके बारे में हम विस्तार से सीखेंगे। तो अल्टरनेट करंट में ये बोला जाता है कि कंडक्टर से या सर्किट से फ्लो करता हुआ एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बातें हम बोल रहे हैं अल्टरनेट करंट के बारे में। अल्टरनेट करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है पीरियोडिकली, यानी किसी न किसी टाइम इंटरवल में ये दोनों चेंज करते रहता है। इस करंट को हम लोग अल्टरनेट करंट कहते हैं। जैसे देखें, यही आपका ग्राफ है अल्टरनेट करंट का। ये पॉजिटिव ऊपर वाला प्लस को शो कर रहा है, नीचे वाला माइनस को। तो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। और नीचे आप देख रहे हैं ये है आपका एसी सोर्स, इसको बोलते हैं एसी सोर्स। एसी सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, यानी कि ये जो एसी सोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट करंट हमको देता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट का, तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसकी मैग्नीट्यूड चेंज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। देखिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसमें हर एक टाइम पर, अलग अलग टाइम पर इसका करंट की वैल्यू फिक्स है, पैरेलल है ना टाइम एक्सिस के। तो टाइम एक्सिस के जब पैरेलल होता है इसका मतलब ये हो गया करंट फिक्स है। तो करंट यहाँ तो फिक्स यानी कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल केस में ऐसा भी करंट का फ्लो हो सकता है कुछ इस तरह से। इसमें देखिए, इसमें टाइम टू टाइम करंट की मैग्नीट्यूड जो है चेंज कर रही है। ये भी ग्राफ आपको डायरेक्ट करंट को ही शो कर रहा है। तो हम ये सीख रहे हैं कि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन का चेंजिंग तो नहीं होता, परंतु उसके मैग्नीट्यूड चेंजिंग हो सकता है या फिर कांस्टेंट भी रह सकता है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें इसके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट इस ग्राफ में इसका डायरेक्शन तो कांस्टेंट है बट इसकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। तो दो बातें यहाँ स्पष्ट हो रही है कि अल्टरनेट करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है, जबकि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं करता, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्लियर? अब देखें आगे, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट बदलने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में टॉपिक है रेक्टिफायर, उसमें हम लोग सीखेंगे। फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। डायरेक्ट करंट को, है ना, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखें, इस पर कुछ क्वेश्चंस है। अभी तक हम जितना सीखे उसी पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड विल बी, आपका ऑप्शन है दिस। कैसे इसको सोल्व करेंगे? क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि करंट की वैल्यू दे रखा है 4.8 एम्पियर, कि किसी सर्किट से करंट का फ्लो 4.8 एम्पियर हो रहा है। तो बताइए उस सर्किट से कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो हमने आपको बताया था कि I = हो सकता है NE/T। तो कितने सेकेंड में चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन? तो पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब होता है T की वैल्यू 1 सेकेंड हम लेंगे। तो इसमें I की वैल्यू दे रखा है 4.8
n निकालना है, e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाय t की वैल्यू 1। इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू 10 के पावर 19, जो कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये विच वन इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें कौन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कौन सही नहीं है, वो चुनना है ना। देखिए ऑप्शन आपका है कुछ इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट ऑप्शन को, तो 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम इज इक्वल टू 1 जूल। कैसे? देखिए, अगर देखो 1 जूल का मतलब, ये 1 जूल जो है ये एनर्जी या वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्क का या एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। कूलम्ब चार्ज का एसआई यूनिट होता है, और वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है। तो आप अगर देखें, अगर इसके बारे में आप डिस्कशन करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V लिखते हैं, चार्ज को Q लिखते हैं, और W को वर्क को W लिखते हैं। क्या ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे? यस, पढ़े थे। मतलब ये फार्मूला सही है, इसलिए ये रिलेशन भी सही है। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, बट स्टेटमेंट सही है। क्लियर? अब देखें, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। जैसे यहाँ हमारे सामने जूल पर सेकेंड आया, तो जूल पर सेकेंड इक्वल होता है वाट के, और वाट यूनिट होता है पावर का। पावर का यूनिट वाट होता है, आपको याद होगा। अब यहाँ देखें, जब यहाँ वोल्ट पर नजर आता है तो वोल्ट तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है ये। फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आपका एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम I लिखते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, इससे क्या फार्मूला हमको बनेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I लिखते हैं, और पावर को P लिखते हैं, यानी VI इज इक्वल टू P। क्या ये रिलेशन हम लोग पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। यानी कि ये भी ऑप्शन मेरा सही है, बट इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सही है, ये रिलेशन सही है, लेकिन ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार ये रिलेशन सही नहीं होगा। फिर देखते हैं आगे कि 1 वोल्ट इंटू 1 वाट इज इक्वल टू HP। HP क्या है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसका यूनिट होता है? तो पावर का कमर्शियल यूनिट होता है, पावर का व्यवसायिक मात्रक हॉर्स पावर होता है। और आपको पता है कि 1 HP इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट होता है। क्लियर? तो इसका मतलब देखिए कि वाट भी पावर का यूनिट है, इधर भी पावर है, दोनों फॉर्मूला में पावर तो आ नहीं सकता। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक? अब देखिए